को बिल्कुल ठीक, बर्बाद किया है। 100%। ये आलमी सतह पर आज भी जितने भी इंटेलेक्चुअल हल्के हैं, जितनी भी इंटरनेशनल इंटेलिजेंसिया है, वो आज भी इस बात पर मुत्तफिक है कि डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल की वजह से पाकिस्तान में कोई भी अकदार नहीं पनप सकी, डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं पनप सका है और मईशत की फाउंडेशन नहीं बन सकी है। मगर इमरान खान उल्टी गंगा बहा रहे हैं और किसको रेस्क्यू कर रहे हैं सर? जिनको रेस्क्यू कर रहे हैं उनका ये हमेशा लाडला रहेगा। ये अलग बात है कि इसने नैया डबोने तक ले गया था, इतने छेद कर दिए थे अब पाकिस्तान की कश्ती में कि अगर ये इसको ना हटाते तो कश्ती ही डूब जाती। उन्होंने मजबूरन इसको जो है वो इसके सर से हाथ उठाया और अपोजिशन को एक वाकओवर मिला अपनी स्ट्रेंथ साबित करने का, वरना अगर वो हाथ ना हटाते तो वो कश्ती ही डूब जाती। इसीलिए मजबूरन उन्होंने इसको जाने दिया, वरना ये आज भी लाडला है, कल भी लाडला था और कल भी लाडला होगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इसको कुछ सजा नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेशर पीछे उनका रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, काफी टाइम आपका मैंने ले लिया, लेकिन क्योंकि ये आपका जो खत था ये लोगों को बताना और सुनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये डिजिटल का दौर है और डिजिटल में जो सोशल मीडिया पे जाए ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि कौन से वो 12 निकात हैं या सवाल हैं जो सीनियर साहबी अबरार राणा साहब ने, राणा अबरार खालिद साहब ने उठाए। सर मुझे जरा ये बताएं कि मुर्शद की कॉल लीक हुई है जिसमें मुर्शद घड़ियां बेचने का कह रहे हैं और आगे से जो बच्चा जमूरा है मेरी तरह वो जी कर रहा है कि हो जाएगा, लेकिन बाद में जो बच्चा जमूरा वो मुकर है, कह रहा है मैंने तो घड़ी बेची कोई नहीं है। वो पहले तो खुद कह रहा था कि मैंने जिना सुपर मार्केट में जो बेची है ये तो उसकी तो जिम्मेदारी ले रहा था। जी जब वहां की जिम्मेदारी ले सकता है तो दूसरी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है ये? तो उस वक्त वो कह रहा था कि मैंने बेची है, अब कह रहा है कि मैंने नहीं बेची। तो हमें ये पूछने में हक बचा है जनाब मखदूम साहब, सैयद जुल्फकार बुखारी साहब, आप पहले सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं, या पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? ये तो बताए ना हमें, कौन सी बात आपकी सच है, कौन सी झूठ है? किसी एक का फैसला तो उनको खुद ही करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इसी तरह होता रहेगा। चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं, ये एक क्रिस्टल एंड क्लियर केस है। मैं बहुत पहले से कहता था कि इमरान खान फंसेगा तो इसी तोशाखाना केस में फंसेगा। जी और आज आप देख रहे हैं, मुझे वो हमारे दोस्त हैं, मैं उन पर फखर है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, वसतुल्लाह खान, उन्होंने मुझे कहा था 2021 में डॉन न्यूज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि यार मुझे इखलाकी लगता है लेकिन कानूनी इसके ऊपर वो कदगन नहीं लगती। मैंने कहा था खान साहब आप देख लेना इमरान खान फंसेगा तो इसी में फंसेगा। तो मुझे उन्होंने कहा था कि अगर इसमें फंसा तो मैं आपको ट्रीट लूंगा। मैंने अब कहा कि खिलाए हो कराची आए, मैं जब भी आएंगे मैं आपको ट्रीट लूंगा। तो मतलब ये है कि देखें परवेज साहब, मैं फिर वही सवाल करूंगा कि कुछ अखलाकियात हमारे नजदीक कोई बेमानी चीज नहीं है। बिल्कुल, ये अखलाकियात भी कोई चीज होती है कि कौन सा किस मुल्क का वजीर आज़म आपने देखा है तारीख में, दुनिया की तारीख में बता दे कोई कि जिसने तोहफे बेचे हों और वो भी गैर मुल्की सरबराहान के दिए हुए? इसराइल के वजीर आज़म की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ये इमरान खान साहब हमें बार बार बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने इसराइल के वजीर आज़म ने, आपने देखा है क्लिप है मौजूद है कि इमरान खान कौम को समझाते थे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा वो तो सस्ता लेने की बात थी, बेचना जो है इंतहाई कभी फेल है, और वो भी मतलब है किसी दूसरे मुल्क के। अच्छा इससे पहले, अच्छा चले इसमें एक चीज ऐड करके बताएं, इससे पहले जो वज़ीर आज़म है उन पर भी इल्जामात हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ साहब पर है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर है, जरदारी साहब पे इल्जामात तो उन पर भी हैं, लेकिन उन पर इल्जामात क्या है सर, सेम है या कुछ डिफरेंट है? क्योंकि लोग बात करते हैं कि यार इससे पहले भी तो लेते रहे लोग तोहफे। जी मैं कल, परवेज साहब ऐसा है कि कल मुझे बुलाया गया एक चैनल पर, अच्छा मुझे बताया कुछ गया, लेकिन जब मैं गया तो वहां पर यूथ से बिठा दिए गए मेरे सामने। अच्छा जी 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 तो उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी यलगार कर दी। उनका ख्याल था कि आज हम इसको फंसाएंगे। तो यही सवाल बार बार मुख्तलिफ एंगल से कि आपने दूसरे जो हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने भी तो तोहफे लिए जी, वो भी तोहफे घर लेकर गए, उनकी कौन स्टोरी थी? तो मैंने उनसे यही कहा, गुजारिश ये है कि जब 2020 में, नवंबर 2020 में मैं ये इनिशिएट कर रहा था तो मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बताया था कि इमरान खान ने तोहफे बेचे हैं।
जब बेचे हैं तो मुझे 440 वोट का झटका लगा, यार वजीर आजम ने तोहफे बेचे हैं, ये हो भी सकता है। मैंने उनसे कहा कि नहीं आप गलत कहते हो। उन्होंने कहा जनाब तोहफे बेचे हैं। तो इसीलिए मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत गया ताकि ऑथेंटिक न्यूज ले सकूं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले। तो गुजारिश यह है कि देखें, दुनिया के तमाम मुल्कों में इंडिया के मासवाए, इंडिया में भी अभी मोदी ने कानून तब्दील किया ना वजीर आजम बनने के बाद, इंडिया में तोहफा अब नहीं ले सकते, पहले ले सकते थे। तमाम मुल्कों में तोहफा रिटेन करने का कुछ ना कुछ कानून मौजूद है। ठीक है, मतलब अमेरिका में भी $100 का तोहफा आप ले सकते हैं, $100 का है तो उससे ऊपर का नहीं रिटेन कर सकते हैं। हर मुल्क में मतलब है कि ये मुख्तलिफ सूरतों में कानून मौजूद हैं। मतलब देने पेश करने वाले हाथ और तोहफा वसूल करने वाले हाथ का भी एक इस्तेहकाक होता है, हम मानते। मसला ये था कि जो पिछले वजीर आजम गुजरे या बाकी हुकूमती ओहदेदार या फौजी सरबराहान भी वफद में जा अमल होते हैं या गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं, उनको भी तोहफे मिलते हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूं होनी चाहिए, सब करें, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं बात यह है कि खबरियत किसमें थी? खबरियत तोहफा इमरान खान का तोहफा घर ले जाने में नहीं थी, खबरियत थी तोहफा बेचने में। आज तक हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है बावजूद कोशिश के कि किसी और ने तोहफा कभी बेचा। हाँ, सस्ते लिए होंगे। जो सैयद यूसुफ गिलानी, मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ केस चल रहा है नैब कोर्ट 2 पिड्डी में, वो रेफरेंस जेर समात है, उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन वो है दो चीजों के ऊपर। एक तो यह है कि जी नैब का मौकफ है कि गाड़ी जो थी वो अगर गाड़ी तोहफे में मिले तो वो गवर्नमेंट पूल में जाती है, वो रिटेन नहीं कर सकते थे। नंबर 2 यह है कि 25% का उस वक्त रूल था शायद, और वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपने सवाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए 15% कर दी थी। और ये कोई गैर कानूनी नहीं है, उसमें छोटी सी एक एम्बिग्युइटी है कि जब वजीर आजम ये ऑर्डर करे सवाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करने का, तो इसकी 15 दिन के अंदर कैबिनेट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो नैब रेफरेंस का मौकफ है कि तोहफा पहले ले लिया गया, रिटेन पहले कर लिया गया और कैबिनेट ने अप्रूवल बाद में दी। ये चंद दिन का फर्क है। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई फौजदारी केस है, ये फौजदारी केस नहीं है बल्कि ये एक सिविल मैटर है। अगर ये साबित भी हो गया, गिल्टी साबित हो गए वो तीनों साहिबान, तो ऑप्शन नंबर 1 ये है कि उनको कहा जा सकता है कि जो पेमेंट ड्यू थी वो पेमेंट पूरी जमा करा दे। दूसरा ये हो सकता है कि पूरी जमा कराने के साथ 10 या 20% फाइन पेनल्टी डाल सकती है कोर्ट। तीसरा एक्सट्रीम फैसला ये हो सकता है कि कहें कि वो गाड़ियां ही वापस जमा करवा दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वो जमा करवा सकते हैं, वो तो ऐलान कर चुके हैं, मीडिया पर आकर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमारे पास वो गाड़ियां मौजूद हैं, हमने मार्केट में नहीं बेची, अगर कोर्ट कहेगी तो हम वापस जमा करवा देंगे। और अगर इमरान खान साहब को कह दिया तो फिर क्या करेंगे? यही तो बात है। ये सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उठा था कि वो जब हमारे केस की हेयरिंग हो रही थी तो जज साहब जस्टिस मियां गोला हसन औरंगजेब साहब ने एक रिमार्क्स दिए थे कि पिछले 20 साल के तमाम तोहफे जमा करा देने चाहिए वापस। तो वो हमारे वकील ने कहा था सर ये आप ऑर्डर जारी कर दें, रिटर्न ऑर्डर जारी कर दें, दूसरे तो वापस कर देंगे, लेकिन इमरान खान कहां से ले आएंगे? इमरान खान कहां से वापस करेगा? जी, बात यह है सर के परवेज साहब, मेरे दिल में खुशी नहीं है इमरान खान के खिलाफ फैसला आने पर, या वो जेल चले जाएं या नाअहल हुए हैं, मुझे कोई खुशी, मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। मेरे लिए अफसोस की बात ये थी कि दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफा हमारे वजीर आजम ने मार्केट में सरे बाजार बेच दिया है। दरअसल हमारे मुल्क की इज्जत को सरे बाजार बेच दिया था। ये एक कंसर्निंग बात है, मेरे लिए भी होनी चाहिए, आपके लिए भी होनी चाहिए, 22 करोड़ लोगों के लिए भी होनी चाहिए कि इस हद तक ना गिरो यार, लेकिन इस हद तक नहीं गिरना चाहिए बंदे को।
वजीर आजम बनकर आप पैसा कमाने चाहते हो, आप 6 अरब रुपए क्या 12 अरब रुपए किसी और तरीके से कमा सकते थे। ये डर्टी प्रैक्टिस करके आपने बहुत सारे लोगों को धचका पहुंचाया है, मुल्क को धचका पहुंचाया है। ये जो काम होता है ना, कहना नहीं चाहिए, लफ्ज शायद मुनासिब ना हो, जो छोटी सोच वाले छोटे लोग होते हैं और जो उनके बारे में कहा जाता है कि छोटे लोग बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, उसमें कि वो छोटी छोटी चीजें जो है ना उनको भी माफ नहीं करते हैं। दवाई के ठेकों में अरबों रुपया, चीनी शुगर अरबों रुपया, जो अद्वियात और दूसरे सामान जो कोरोना में अरबों रुपया, और देखें पाकिस्तान का कर्जा डबल हुआ, पता नहीं कहां से कमाया कहां से। लेकिन ये वाली जो सोच थॉट है जो इमरान खान साहब और उनके साथ जो खानदान था, जो उनके, हम लफज मुनासिब शायद ये ना, उनकी मिसिस ये वो, तो ये एक बहुत छोटी सोच के लोगों का काम है। राना साहब, मुझे जरा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना है। ज़ाहिर है इस्लामाबाद में रहते हैं, शहर इक़्तिदार में रहते हैं, कोई एक दो अगर इजाजत दे तो एक दो और चीजों पे भी मैं आपसे सवाल कर लूं। असम्बलियों के हवाले से कहा जा रहा है कि खान साहब असम्बलियां तोड़ देंगे, मतलब असम्बलियां नहीं, घर दे भांडे हो गए जो मर्जी तोड़ देंगे। तो तुम दसो की हिसाब किताब है कि तोड़ेंगे खान साहब असम्बलियां या बस एवं धमकियां ही देंगे? जी, वो पिछले महीने भी जलसे में ऐलान किया था। जी, अभी भी जलसा कर रहे हैं, आपको बताऊं मैं, अभी लाहौर फिर जलसा कर रहे हैं काम के लिए, अभी ऐलान करने के लिए फिर जलसा कर रहे हैं। शायद उसमें लोग थोड़े थे इसलिए वो ऐलान वैलिडिटी नहीं रखता था। अब लोग ज्यादा हो तो तब वो ऐलान वैलिडिटी रखेगा, शायद यही होगा। जब आपकी बात है तो इस्लामाबाद में सिर्फ एक साहबी हैं, हमारे दोस्त हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए, हामिद मीर साहब। वो बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे पिछले महीने जब ऐलान किया था इमरान खान ने, जी इमरान खान बिल्कुल तोड़ देगा असम्बलियां। हालांकि मैंने उसी दिन ट्वीट किया था, मैंने कहा उसके अल्फाज के ऊपर तो गौर करें। वो कह रहा है कि मैं असम्बलियां तोड़ने का ऐलान नहीं, असम्बलियां तोड़ने का नहीं कहा था, हम असम्बलियों से बाहर आने का ऐलान करते हैं। जी। और जल्द ही अगले चंद रोज में हम इस्तीफे दे देंगे तमाम असम्बलियों से, राइट। और उसके बाद उसने कहा कि इस बारे में मैं अपने चीफ मिनिस्टरों और पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करूंगा। तो मैंने उसी दिन लिखा, मैंने कहा यार जिसने मुशावरत अब करनी है और फैसला पहले कर चुका है, उस फैसले को सैंक्टिटी क्या मिलनी है? फैसले को सैंक्टिटी उस वक्त होती है जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स की रजामंदी ले चुके हो, उनका कंसेंसस हासिल कर चुके हो, तब आप अनाउंस करें तो वो डिसीजन होता है। जो आपने कंसेंसस नहीं बनाया और पहले ऐलान कर दिया तो लोग आपके गुलाम नहीं होते, आपके साथ आपके कंट्रीब्यूटर होते हैं, आपके पार्टिसिपेटर होते हैं, आपके पार्टनर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टनर होते हैं आपके गुलाम नहीं होते, स्लेव नहीं होते। वो कि आप जो कहेंगे वो वही करेंगे। वो इंसल्ट फील करते हैं, वो अपने आप को छोटा फील करते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है, कहां से ऑर्डर मिलता है इनको कि आज ये ऐलान कर दो, आज वो ऐलान कर दो। तो लोग शक की नजर से देखते हैं अपने लीडर को कि किसके कहने पर इन्होंने ऐलान किया, जबकि हमारे साथ मुशावरत तो अब होगी। तो मैंने उसी दिन कहा था कि जब टूटेंगी तो फिर देखेंगे। आपने देख लिया कि बहुत सारी चीजें सामने आ गई पंजाब असेंबली के हवाले से, फिर केपी असेंबली के हवाले से सामने आ गई कि वहां का तर्जमान कह रहा है कि जी जब तक पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी हम नहीं तोड़ेंगे। यार वो तो चलो काब लीग वाला है ना वजीर आला, तो हम तो सारे पीटीआई के हो तो आप तो तोड़ दो। तो अभी तो हमने एक ऐलान सुनना है ना, पता नहीं वो ऐलान वही है या कोई नया ऐलान होगा जो उस जलसे पर भी सिर्फ ये बताना हो कि मैं अभी भी बता रहा हूं कि मैं तोड़ सकता हूं। वो अमानुल्लाह खान साहब मरहूम है ना, वो ड्रामों में कहा करते थे कि पूरा मदारी जो है वो माचिस से लगा खड़ा वगैरह, ये मैं माचिस गायब कर दूंगा। पौने घंटे बाद वो कहता है कि ये मेरी ईमानदारी है, मैंने गायब नहीं की, वह गायब कर सकता था। हो सकता है कि इमरान खान साहब उसमें कुछ इसी किस्म का हमें कोई किस्सा सुनाए। सर, मुआशी रिपोर्टर भी आप मतलब देखते हैं, चीजें करते हैं, हालात क्या है मुल्क के? बहुत सारे कहा जा रहा है बैंक करप्ट हो रहा है। डार साहब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा जी, किसी किस्म की डिक्टेटरशिप नहीं लूंगा, पैसे देने हैं आईएमएफ को हम देंगे, लेकिन मैं पेट्रोल महंगा करूं, मैं बिजली महंगी करूं, मैं नहीं मानूंगा। तो ये डार साहब की लड़ाई आईएमएफ के साथ और मुल्क के हालात मुआशी तौर पर किधर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर आप? जी परवेज साहब, यूं है कि मैं इस मामले में इसाक डार साहब पर कॉन्फिडेंट रखता हूं। अच्छा जी, क्योंकि एक चीज मैं जानता हूं, जो हालात मुआशी हालात हमाद अजहर साहब बता रहे हैं या पीटीआई के दूसरे लोग बता रहे हैं, अगर वैसे हालात होते
तो डार साहब अब तक रिजाइन करके जा चुके होते। ठीक, वो न रहते, वो एक दिन फालतू मिनिस्ट्री में रहने वाला बंदा नहीं है। इसहाक डार साहब, जी जी, इसहाक डार बिल्कुल एक भी दिन मिनिस्ट्री में फालतू रहने वाला बंदा नहीं है। अगर उन हालात उनके काबू से बाहर हो चुके होते तो वो अब तक चले गए होते। बाकी इसहाक डार साहब का आईएमएफ को डील करने का बहुत लंबा तजर्बा है। इन्होंने तो मतलब जुम्मा जुम्मा 4 दिन अब मिनिस्ट्रियां देखी हैं, होटल वाली गाड़ियों में बैठे हैं इनको, लेकिन वो 97 से 98 से वो बंदा आईएमएफ को डील करता आ रहा है। उसको पता है कि आईएमएफ को कैसे डील किया जाता है। ये कोई गलत बात नहीं की उन्होंने, आईएमएफ को थोड़ी सी आंख दिखानी भी चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि परवेज साहब, ये मुझे पिछले दिनों तोशाखाना केस के ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चला है कि दुबई में तो इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं जमा कराए जाते, इनकम टैक्स ही नहीं है। यूएई में इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं है, बिल्कुल ठीक, नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंटेड है इनकम जी। लेकिन वो उसके ऊपर तो किसी को कोई एतराज नहीं है। अभी जाकर उसको फेटेफ की ग्रे लिस्ट में डाला है। वो अब जो है ना अगले साल से शुरू करने जा रहे हैं। जी जी तो जी जी। हमारे ऊपर इतना क्यों एतराज है आलमी मालियाती इदारों को? हम मतलब कि क्या हमें नहीं, हम जो अभी उनको कहते हैं कि जनाब एक तरफ आप इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी नहीं लगाने देते और दूसरी तरफ हमें ये इतनी कड़ी शराइत लगाते हो, तो हम कैसे इकॉनमी को चला सकते हैं? तो उनको उन्होंने सही बिहेव किया है, ऐसी बात नहीं है। आईएमएफ के साथ वो एंगेज रहेंगे। और मेरे ख्याल में कि इसहाक डार साहब सरप्राइज देंगे। आप मेरी बात को याद रखिएगा, वो सरप्राइज देंगे। महीने के बाद हो सकता है या 2 महीने के बाद आए, वो आप देखेंगे कि सरप्राइज देंगे। और इकॉनमी जिस तरह, आपको एक बात याद है कि डॉलर 98 रुपए से 106 रुपए पर चला गया था एक बार, ये जी, जी, 2013 से 18 के दौरान। जी जी। और शेख रशीद ने कहा था कि अब ये डॉलर कभी वापस नीचे नहीं आएगा जी, अगर आ गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तो उसी दिन इसहाक डार साहब ने बतौर वजीर खजाना स्टेटमेंट दी थी कि ये वापस 98 रुपए पर आ जाएगा। और कोई हफ्ते 10 दिन में 98 रुपए पर आ गया था। तो उन्होंने कहा शेख रशीद साहब आप इस्तीफा ना दे, खैर कोई बात नहीं। तो बिल्कुल है। लेकिन एक सरप्राइज तो दिया है ना, 10 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर दी आज आप। जी बिल्कुल, ये कम हो गई है। अच्छा किया है हुकूमत ने, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है और लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोगों की जिंदगियां गुजारना मुश्किल साबित हो रहा है, इंतहाई मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं तनकीद करने को तीन पांचा कर सकता हूं, मगर रेस्पॉन्सिबिलिटी तनकीद जो होती है वो और होती है कि हुकूमत के पास ऑप्शन बहुत महदूद हैं। जो 10 रुपए कम कर सकते थे, अच्छी बात है, वेलकम करते हैं हम, उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि उनको अच्छा काम किया है उन्होंने। इससे अवाम को थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगा, हल्का सा आशकशोई होगी, कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है ये। मगर जिस गर्दाब में मईशत को फंसाने वाले चले गए हैं, उससे निकलने में मैं पहले भी कहता था कि कम अज कम जो 31 मई 2018 जिस दिन नून लीग की हुकूमत गई थी, एग्जैक्ट उसी दिन गई हुकूमत एक्सपायर हुई थी, उस दिन की मुआशी लेवल पर वापस आने के लिए 10 साल चाहिए। ये कोई 8-10 महीने में नहीं हो सकता सर। बिगाड़ना, बर्बादी करना बहुत आसान होता है, तामीर करना बहुत मुश्किल होता है। बनाने वाले जो बना कर जाते हैं उसको उजाड़ने वाले मिनट नहीं लगाते। ये चंद दिनों में सारा खेल हो जाता है। तो इनसे पूछा जाए ना कि इन्होंने सीपैक को क्यों रोल बैक किया था, जब खुशकिस्मती हमारे दरवाजे को खटखटा रही थी, जब दुनिया कह रही थी सीपैक इज द गेटवे, सीपैक इज द लॉन्चिंग पैड, उस वक्त इन्होंने जनाब ऐसा काम किया आलमी साम्राज्य के इशारे पर, उनकी असाइनमेंट के ऊपर के सीपैक रोल बैक कर दिया। अब वो बहाल नहीं हो पा रहा है। एहसन इकबाल मेरे दोस्त हैं, जाती मेरे दोस्त हैं, उनसे कई बार मैंने पूछा है, दिन रात काम करते रहते हैं। पी ब्लॉक सेक्रेटरिएट, पाक सेक्रेटरिएट का पी ब्लॉक रात को भी खुला रहता है, अफसरों की दौड़े लगी रहती हैं। सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर भी 12 बजे रात को घर जाता है। हर
तरीका कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं सीपैक को बहाल करने की, लेकिन सीपैक बहाल नहीं हो पा रहा। क्या वजह है? 3.5 साल इस पर मुझे बात करने दें प्रवेश साहब, ये इस पर कोई बात नहीं करता। ठीक, बात ये है सर के खुशकिस्मती आपका दरवाजा बार बार नहीं आकर खटखटाती, एक बार खटखटाती है। अगर आपने वेलकम कर लिया ठीक है, तो नहीं तो फिर वापस नहीं आती खुशकिस्मती। आपको सीपैक का एक फेज जो है 80% मुकम्मल हो गया था 2018 में, 20% 15% रहता था। वो कुछ प्रोजेक्ट थे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पूरे होने थे, वो भी उसी साल पूरे होने थे। कोई एक प्रोजेक्ट था कि 31 दिसंबर 2019 को जाकर पूरा होना था, वो भी इन्होंने 3-4 साल लगा दिए, 3.5 साल लगा दिए मुकम्मल करते करते पहले फेज को। जो दूसरा फेज था, जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे और वहां पर 450 से ज्यादा चाइनीज इंडस्ट्री शिफ्ट होकर आनी थी, और उसकी कोई इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी कोई $225 अरब इन्वेस्टमेंट। जी, इन्वेस्टमेंट जो होनी थी चाइना से, वो कोई 5 साल में $2.25 अरब होनी थी, 6 साल में। और वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगती तो कोई भी बेरोजगार ना रहता। जो काम करना चाहता है, जानता है या नहीं जानता काम करना, वो सारे रोजगार पर आ जाते पाकिस्तान। अच्छा, वो सारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होती, और उसकी एक्सपोर्ट चाइना की एक्सपोर्ट नहीं कहलाती, बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती। उसके बदले में आने वाले डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मिलने थे। और ये एक एस्टीमेट था कि 31 दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल अकाउंट कहलाता है, जिसको हम कहते हैं ये करंट अकाउंट खसारा, एक्सटर्नल अकाउंट जीरो पर आ जाना था, जीरो पर आ जाना था। और अगले 3 साल में वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की का एक्सटर्नल अकाउंट पॉजिटिव होता, मतलब हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होती, इंपोर्ट कम हो जाती। बिल्कुल ठीक। जी जी, वो सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो पापा जून वाले जनरल जो था, उसको सीपैक अथॉरिटी क्रिएट की, उसको सीपैक अथॉरिटी का सरबराह बनाकर क्या असाइनमेंट थी, बर्बादी के इन्होंने तनख्वाहें ली हैं, इन्होंने बर्बादी लाने की तनख्वाहें ली हैं। यार ऐसा भी होता है। वो उसको रोल बैक करके चले गए। और चाइना एक आजाद मुल्क है, हमारा मतलब दोस्त है, मगर एक मुल्क है, अपने फैसले खुद करते हैं। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तो ये कर रहा है, तो फिर ये होता है कि बड़ी ताकतें अपने मुतबादिल रास्ते अख्तियार कर लेती हैं। तो चीन ने ईरान के साथ $410 अरब के मुआहदे कर लिए हैं। अब हमारी हुकूमत जाती है, इसी पर मैं कह रहा था, इसी पर दिन रात काम हो रहा है। हमारी हुकूमत राब्ता करती है, गुजारिश करते हैं, गिड़गड़ाए हैं, वो कहते हैं जनाब ये $410 अरब के मुआहदे हैं, इनको हम कैसे डस्टबिन में फेंक दें, ये ओब्लिगेशन है हमारे ऊपर, आप बहुत लेट हो गए हैं। तो सर ये किसने किया है जो आज, अच्छा ऐसे कह रहे हैं पाकिस्तान दर हकीकत जी दिवालिया हो गया है। उन चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे होती है होठों पर जैसे कल ईद हो, ईद का चांद देख लिया हो जैसे। मतलब आप तालियां बजा रहे हैं कि पाकिस्तान हाय डिफॉल्ट कर गया है। यार डिफॉल्ट ना हो परवेज साहब, डिफॉल्ट होगा तो लग पता जाएगा। श्रीलंका, मेरे 2 साफी दोस्त हैं वहां पर, एक खातून होती थी यहाँ पर सफारतकार श्रीलंका की, उनके साथ मेरी वाकफियत थी, वो अभी श्रीलंका में होती है। उनसे मैंने पूछा फोन करके एक दिन कि वहां पर हालात क्या है, तो सर वहां पर जिंदगी जहन्नम बनी हुई है। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पेट्रोल पंप खुलते हैं, वो भी 6 घंटे के लिए। अंदाजा करें कि कितनी लाइनें कितने पहले से लगी होंगी। जी सर, कई कई मील लाइनें होती हैं। और फिर बिजली सुबह 4 घंटे आती है, शाम को 4 घंटे आती है, बाकी टाइम बिजली नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो अगर देखा जाए, इनको बेअकलों को अकल देकर देखें, यहाँ पे तो 10 रुपए वजीर खजाना ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है। और अगर इकॉनमी बेहतर नहीं है, कंट्रोल में नहीं, तो सस्ता कैसे कर दिया? बड़ी सादी सी बात है। अब ये इमरान खान की तरह किसी जलसे में खड़े होकर तो नहीं किया। परवेज साहब, मैं आप लोगों को आखिर में, मतलब आप लोगों का मतलब है ओवरसीज पाकिस्तानी डियास्पोरा, उसको मैं हाथ बांध कर जो है गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्क को
किसी भी तरीके से हम स्टैक पर नहीं लाना चाहिए, हमें ना ला सकते हैं। आपस की सियासी लड़ाइयां चलती रहती है, हम एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ लेंगे, कोई फर्क नहीं, एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम हमारी हुकूमतें नाक रगड़ती हैं आलमी मालियाती इदारों के आगे, मिन्नते तरले करते हैं, भीख मांगते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट है 30 अरब डॉलर के लगभग और इंपोर्ट है 82 अरब डॉलर। ये जो 52 अरब डॉलर का गैप है, इसको फिल नहीं कर पा रहे हम। इसके लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है, नाक रगड़नी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है। आप अगर पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी जो डेस्पोरा है, मैं ये नहीं कहता किसी को, मतलब किसी के साथ यहाँ वाकया हो जाए, कोई किसी की प्रॉपर्टी पर बाद में मेरा नाम लेते रहेंगे, देखिए हमने उनकी बात सुनी थी, मैं ये नहीं कहूंगा। सिर्फ ये कहूंगा कि अपनी जो सेविंग है वो पाकिस्तान में, जो आपको बैंक अच्छा लगे उस बैंक में रखें, तो उसके वो जो डॉलर मिलेंगे पाकिस्तान को, उस